नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। आज हम जो है भारतीय संविधान प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान प्रारंभ करने से पहले संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी जो है होनी आवश्यक है। और आप सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो अब हम चलते हैं भारत की जो है संविधान की रचना हुई है और जो इसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है, तो भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापार करने तक ही सीमित थे, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार जो है प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुई और 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व तो प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. राय, जो भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे, के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है अस्तित्व में आया। अब संविधान एवं राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थीं, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। तो जो घटनाएं थीं, वो क्या क्या घटनाएं थीं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा है ब्रिटेन की सरकार यानी क्राउन के शासन के अंतर्गत। ठीक है, तो जो है 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके अपनी कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने भारत में धीरे धीरे जो है संविधान के विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक जो विकास हुआ है वो जो है 7 चरणों में हुआ है। तो वो 7 चरण कौन कौन से हैं? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया, फिर आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया, फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया, फिर आया चार्टर्ड एक्ट 1793, फिर चार्टर्ड एक्ट 1813, फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 और उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1853। तो ये तो था जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास। अब जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ है उसमें पहले आया भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर भारत परिषद अधिनियम 1919, फिर भारत परिषद अधिनियम 1935, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास हुआ है जो 1773 से 1853 तक हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश के थे लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी विशेषताएं क्या थी?
तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके जो है सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। बंगाल में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की जो है स्थापना की गई। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद जो 4 सदस्यीय थी को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। फिर आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थीं उनको दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत जो है कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अब ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 था, इसकी विशेषताएं क्या रहीं? तो इस अधिनियम का जो इस एक्ट का जो है मुख्य प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। अब फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में जो है 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट जारी किया गया। इसके बाद जो एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम जो है जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का नाम दिया गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण कर सके। इस प्रकार यह अधिनियम 2 प्रकार से महत्वपूर्ण था। कैसे कि पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रावधान पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब चार्टर्ड एक्ट 1793। तो इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। फिर आया चार्टर्ड एक्ट 1813। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया। वह कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया।
कंपनी द्वारा लेकिन कंपनी का चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर यह एकाधिकार बरकरार रखा गया। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत भारतीय राजस्व व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गईं। इस चार्टर्ड ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थीं। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति जो है अनिवार्य थी। फिर आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। चार्टर्ड एक्ट 1813 यानी चार्टर्ड एक्ट 1833 ये जो है ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण में निर्णायक कदम था। और जो चार्टर्ड एक्ट 1833 है इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल बने। चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर्ड एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी ने भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। उसे केवल परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो चाय और चीन के साथ था पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत जो हैं इसी एक्ट में मिलते हैं। अब आ जाइए चार्टर्ड एक्ट 1853। तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियमों की श्रृंखला में जो है यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम जो है एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो जो चार्टर्ड एक्ट 1853 है इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया।
दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रतिक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु जो है खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1884 में भारतीय सिविल सेवकों के संबंध में मैकाले समिति जो है नियुक्त की गई। अब जो 1853 का चार्टर था, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसने प्रथम बार जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। 1853 चार्टर्ड एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद जो 6 सदस्यीय थी के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक, 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी परिषद के कानूनी सदस्यों को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसने जो है निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधायों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। अब जो है ब्रिटिश का क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास जो हुआ है, ये 1858 से 1947 तक हुआ है। तो भारत शासन अधिनियम 1858, तो इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अब भारत शासन अधिनियम 1858 की क्या विशेषताएं थीं? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। भारत शासन अधिनियम 1858 ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की परिषद का जो है एक गठन किया गया और परिषद का अध्यक्ष जो है भारत सचिव को बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत राज्य सचिव इस अधिनियम के तहत
यह भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया। इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। अब भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 की क्या विशेषताएं थीं? तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिसमें बनारस के राजा विभूति नारायण सिंह, पटियाला के महाराज महेंद्र सिंह और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। भारत परिषद अधिनियम 1861 ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1973 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। भारत परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिन्हें भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। अब वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार समविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। भारत परिषद अधिनियम 1861 ने गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत, प्रेसिडेंसी अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। तो कैनिंग ने विभिन्न विभाग अलग अलग सदस्यों को दे दिए।
जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। अब भारत परिषद अधिनियम 1892 तो इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब जो इसमें 20 सदस्य थे तो 9 सरकारी, 4 मनोनीत एवं 4 जो हैं निर्वाचित होते थे। तो इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें अलग बजट बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। भारत परिषद अधिनियम 1892 ने में केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 का उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना व अधिक शक्तिशाली बनाना था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया इस अधिनियम के द्वारा तथा नए सदस्य भी शामिल किए गए, जिनमें 40% गैर सरकारी सदस्य होने थे। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ प्रश्न कुछ सीमाओं के भीतर पूछने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों से स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। अब भारत परिषद अधिनियम 1909, तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो है भारत में वायसराय थे। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषताएं क्या थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अब भारत परिषद अधिनियम 1909 ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसियों, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। अब भारत परिषद अधिनियम 1919, इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान थे। वो प्रावधान क्या थे? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा।
देश में पृथक निर्वाचन व्यवस्था एवं प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। अब हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे? तो इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। अब आरक्षित विषय, तो रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि जो है आरक्षित विषय थे। आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। अब जो विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, उनमें निर्वाचित सदस्य थे वो 71% थे, मनोनीत सदस्य थे 18% और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य थे वो 11%। अब जो भारत परिषद अधिनियम 1919 है तो इसकी विशेषताएं क्या थी? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग ये तो बता ही चुके हैं। तो सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई इसमें। भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा विशिष्ट। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। अब भारत परिषद अधिनियम 1919 ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। अब भारत परिषद अधिनियम 1919 में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत एक संवैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष के पश्चात जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। ठीक। अब प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित थे। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919 ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज व्यवस्था और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। भारत परिषद अधिनियम 1919 ने संपत्ति, कर तथा शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। भारत परिषद अधिनियम 1919 ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919 पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। अब आता है साइमन आयोग। तो ये 1927 में गठित हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही तो 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की।
आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुए चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। अब सांप्रदायिक अवार्ड क्या था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। अब भारत शासन अधिनियम 1935। तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। अब भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची जिसमें 59 विषय, राज्य सूची जिसमें 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए इसमें जो है यानी संघीय और राज्य सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 ने द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। अब भारत शासन अधिनियम 1935 ने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। अब भारत शासन अधिनियम 1935 ने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। भारत शासन अधिनियम 1935 ने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिज गुएयर थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों को निपटाने के लिए संघीय न्यायालय यानी अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रीवी काउंसिल था। वर्मा यानी वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा
भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की दो इकाइयां थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। अब क्रिप्स मिशन। तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। इसे ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की भी स्वतंत्रता होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार कर लेगी, परंतु शर्त यह है कि ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या देशी रियासतों को यदि नवीन संविधान पसंद नहीं होगा तो वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकेंगे। ऐसे प्रांतों को भी अपने लिए एक संविधान बनाने का अधिकार होगा तथा उनकी स्थिति भी भारतीय संघ के समान होगी। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अन्य संस्थाओं की सुरक्षा हेतु एक संधि की जाएगी। जब तक नवीन संविधान कार्यान्वित नहीं हो जाता तब तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्तावों में औपनिवेशिक स्वराज की ही बात कही गई थी। वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए भी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा इन प्रस्तावों को दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक कहा गया। क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट व्यवस्था न होने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा भी इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। अब कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के क्या कारण थे? तो पहला कारण था क्रिप्स प्रस्तावों में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। दूसरा था भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्तावों से सहमत नहीं थी। अब वेवेल योजना 1945। तो वेवेल योजना क्या थी? तो अक्टूबर 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। लॉर्ड वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने एवं अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए 4 जून 1945 को एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना कहते हैं। अब वेवेल योजना के प्रावधान क्या थे? तो केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय एवं सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा तथा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। अब शिमला समझौता सम्मेलन तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 ईस्वी के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फलतः वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी जिद पर अड़ी रही। अब कैबिनेट मिशन 1946, इसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे ने 22 जनवरी 1946 ईस्वी को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे। जो सर पैथिक लॉरेंस थे इस मिशन के अध्यक्ष थे।
अब जो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत की गई योजना है वो यह निम्नवत है। तो क्या है इसमें, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होगा तथा इसके लिए धन एकत्र करने का अधिकार संघ का होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होगी जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो प्रांतों में निहित होंगी। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत के, 93 देशी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। अब संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति एवं देशी रियासतों की ओर से नियुक्त की समिति के माध्यम से आपसी बातचीत के द्वारा तय होना था। प्रांतों को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे आपस में मिलकर अपने पृथक शासन संबंधी समूह बना सकते थे। एक अंतरिम सरकार की तत्कालीन स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, जिसमें 14 सदस्य होंगे। इनमें 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीग, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी सदस्य होगा। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वह संघ में शामिल हों तथा स्वतंत्र रहें। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्रवाई आरंभ कर दी। महात्मा गांधी के अनुसार कैबिनेट मिशन उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। अब आइए अंतरिम सरकार का गठन। तो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 ईस्वी को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अन्य सदस्यों में 3 मुस्लिम सदस्य थे, परंतु वे मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, जिसका उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के हिंदू राजनेता योगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया। 26 अक्टूबर 1946 को 3 गैर मुस्लिम सदस्य के स्थान पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय दिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे। अब अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी वो कौन कौन सी थी, तो सदस्य हैं जवाहरलाल नेहरू, इनके अंडर में जो है राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके अंडर में गृह, सूचना एवं प्रसारण से संबंधित विभाग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके अंडर में खाद्य और कृषि से संबंधित विभाग थे। जॉन मथाई, इनके अंडर में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित विभाग थे। जगजीवन राम, इनके उसमें अधिकार में श्रम से संबंधित विभाग था। सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा से संबंधित मामले थे इनके अंडर में। CH भाभा, इनके अंडर में कार्य, खान और ऊर्जा से संबंधित मामले थे। लियाकत अली खां, वित्त से संबंधित मामले थे।
अब्दुल रब निस्तार डाक, वायु, रेलवे व संचार से संबंधित मामले इनके अंडर में थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला से संबंधित मामले इनके अंडर में थे। आई चुंदरीगर वाणिज्य से संबंधित मामले जो है इनके अंडर में थे। गजनफर अली खान स्वास्थ्य से संबंधित मामले जो है इनके अंडर में थे। योगेंद्र मंडल विधि से संबंधित जो है मामले इनके अंडर में थे। अब माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 ईस्वी को आई, तो तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना के बिंदु जो हैं निम्नलिखित हैं। तो पहला है, भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया जाए। दूसरा, इन राज्यों की सीमा निश्चित करने से पूर्व पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश और असम में के सिलहट जिलों में जनमत संग्रह कराया जाए तथा सिंध विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चित किया जाए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। तीसरा, बंगाल और पंजाब में हिंदू व मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए, जिसमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। चौथा, संविधान सभा 2 भागों में बंट जाएगी जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी। दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। पांचवा, देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे जिनके साथ चाहे मिल जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति दी कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थीं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गईं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश शासक
को मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्त करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले प्राप्त थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने दोनों डोमिनियन राज्यों की सीमा निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किए, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण करने नहीं कर लेती हैं, तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय इनकी शक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार या भारत परिषद अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त कर उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। तो जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले इनके उसमें थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना, प्रसारण, राज्यों के मामले इनके अधिकार में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा विभाग, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, R.K. षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, सरदार वल्लभ सिंह रक्षा मंत्रालय, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्रालय, रफ़ी अहमद किदवई संचार, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, V.S. गडकरी कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। अब बाल्कन प्लान या डिक्की बर्ड प्लान या इस्मा प्लान जो 1947 में आई है, क्या था? तो माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जनरल सर हेस्टिंग्स, इस्मा, सर जॉर्ज एबेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाए या सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि बंगाल एवं पंजाब को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत में बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा भड़काएगी, अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो ये तो था भारत का संवैधानिक विकास। अब इसके बाद जो है संविधान निर्माण के चरण हैं, उनके बारे में हम जानेंगे अगले सेशन में। और जो लोग नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।